अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 62, देवी कंपाला का जाल का दूसरा हिस्सा। अंबर नाग और मारिया देवी कंपाला को शिकस्त देने के बाद, उसे मार डालने के बाद वापस सराय में आ गए। उन्होंने मारिया को आज़ाद करा लिया। अब उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने सफ़र की कहानी सुनाई। वो एक दूसरे की मुसीबतों का हाल सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी हुए कि वो हर मुसीबत से बचकर निकल गए। अंबर ने कहा, जब पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं तरीक से निकलकर इतना आगे आ गया हूँ तो मुझे यकीन था कि तुम लोग भी ज़रूर इसी ज़माने में आ गए होगे। मारिया बोली, मैं तो एकदम से नई दुनिया का नक्शा देखकर हैरान रह गई। बादवान की जगह मशीन से जहाज चलने लगे और बंदूक की गोलियां दाएं दाएं चल रही थी। नाग ने कहा, यह ज़माना भी खूब है। कहाँ 4000 साल पुराने ज़माने के रथ और कहाँ आज की घोड़ा गाड़ियाँ, और अब तो रेल गाड़ियाँ भी सुना है चलने वाली हैं। अंबर ने कहा, कमाल का ज़माना आ गया, लेकिन एक बात साबित हो गई है नाग। कौन सी बात? यही कि कोई वक्त कोई शय नहीं। अभी कल की बात है कि हम आज के ज़माने से 600 बरस पीछे थे और आज हम 600 बरस आगे आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो 600 बरस आगे भी जा सकते हैं। मारिया ने कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। खुदा जाने 600 बरस बाद का ज़माना कैसा होगा। नाग बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होना ज़रा मुश्किल है। अंबर ने कहा, मुश्किल कैसे हुआ भाई? अगर हम 600 बरस की छलांग एक बार लगा सकते हैं तो दूसरी बार भी लगा सकते हैं। नाग ने कहा, मुझे यकीन नहीं है। ऐसी बातें करते उन्हें रात हो गई। उन्होंने रात का खाना खाया और सो गए। दूसरे रोज़ उठकर नाग और अंबर ने मारिया के सराय के कमरे में ही रुकने को कहा और ख़ुद शहर में यह मालूम करने के लिए निकल खड़े हुए कि वहाँ से किसी दूसरे मुल्क को जहाज़ किस रोज़ रवाना होता है, क्योंकि उनका ख्याल हिंदुस्तान जाने का था। बंदरगाह पर आकर उन्हें मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को जहाज़ 6 रोज़ बाद जाएगा। अंबर और नाग ने आप वापस आकर मारिया को बताया कि वो 7वें रोज़ वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाएंगे। सराय में रहते हुए अंबर और नाग को 5 दिन गुजर गए। वहाँ से कूच करने में 2 दिन बाकी रह गए थे। 5वें रोज़ को शाम को ऐसा हुआ कि मारिया सैर करते करते दरियाए नील के किनारे दूर निकल गई। अंबर और नाग सराय के कमरे में ही आराम कर रहे थे। वो उन्हें कह कर आई थी कि वो ज़रा टहलने के लिए दरियाए नील पर जा रही है। चलते चलते वो एक पहाड़ी पर पहुँच गई। यहाँ से दरिया घूमकर बाएं जानिब चला जाता था। मारिया पहाड़ी के ऊपर आ गई। क्या देखती है कि वहाँ एक छोटा सा अहराम बना है। उस किस्म का अहराम मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अहराम का दरवाज़ा ढह गया था, अंदर जाने का रास्ता बना हुआ था। मारिया यूं ही उसके अंदर दाखिल हो गई। अंदर हल्की हल्की रोशनी थी। ज़मीन पर पत्थर बिखरे पड़े थे। कोने में पत्थर का बुत दीवार के साथ लगकर खड़ा था। उस बुत की शक्ल किसी फिरौन से मिलती जुलती थी। उसके सर पर सांप लेटा हुआ था। मारिया ने करीब आकर बुत को गौर से देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरा। जो ही उसका हाथ बुत के माथे से लेटे हुए सांप पर पड़ा, उसमें जैसे जान सी पैदा हो गई और उसने मारिया की कलाई पर डस दिया। उसके बाद मारिया पर गनुदगी तारी होने लगी। उसे चक्कर सा आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जाने वो कितनी देर तक बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि वो एक ऐसी जगह पर लेटी है जहाँ उसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे सरकंडे हुए हैं। सरकंडों के ऊपर से मारिया को नीला आसमान साफ नजर आ रहा था। वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि इर्द गिर्द ना दरिया नील है और ना ही वो पहाड़ी जिसके गार में वो दाखिल हुई थी, और फिरौन के बुत के सांप ने उसे डसा था। मैदान सामने फैला था। कहीं कहीं खेत थे। ज़रा फासले पर एक जगह लकड़ी की ढलवानी छत वाला एक मकान था। मारिया बड़ी हैरान हुई कि वो कहाँ से कहाँ आ गई है। एकदम से उसे घूं घूं की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ करीब आ रही थी। फिर उसने देखा कि आसमान पर 6 बड़े बड़े जानवर से नमदार हुए, जो ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ उसके सर के ऊपर से गुजर गए। मारिया खौफजदा होकर वहीं बैठ गई। ये जानवर काफ़ी बड़े थे, मगर वो जानवर नहीं लगते थे। मारिया को कोई खबर नहीं थी कि वो बमबार हवाई जहाज़ थे, और मारिया 1858 से निकलकर 1943 में आ चुकी थी। दूसरी जंग अजीम को शुरू हुए 7-8 बरस गुजर चुके थे। यूरोप में इत्तेहादियों और जर्मनों में घमसान की जंग हो रही थी और जापान ने भी ऐलान जंग कर रखा था। मारिया का कलेजा धड़कने लगा। कहीं वो अपने वक्त से एक बार फिर आगे तो नहीं निकल गई। उसका गुमान सच था। वो सरकंडों से निकलकर ढलवानी छत वाले मकान की तरफ चलने लगी। खेतों में कोई किसान नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते वो ढलवानी छत वाले मकान के पास पहुंच गई। उसका दरवाज़ा बंद था। मारिया ने दरवाज़ा खोला। अंदर घास के सूखे गड्ढे पड़े थे। एक तरफ बेलचे और कुदालें रखी थी। मारिया खामोश होकर उन्हें देखने लगी। वो यकीनन अपने वक्त से आगे निकल आई थी। उसने आसमान पर उड़ने वाले जहाज जिंदगी में पहली बार देखे थे। इतने में उसे 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरी तरफ हो गई। दोनों आदमी सुर्खों सफ़ेद थे। उनमें एक बूढ़ा था, एक जवान। दोनों किसी अनोखी जुबान में बात कर रहे थे, मगर मारिया उनकी जुबान समझ रही थी। बूढ़ा कह रहा था, अगर दुश्मनों के हमलों का यही हाल रहा तो कल तक जर्मन फौजें फ्रांस पर कब्जा कर लेंगी। जवान किसान ने कहा, बाबा, हमें यहाँ से इंग्लिस्तान भाग जाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रांस की सरहदों पर जंग हो रही है। दुश्मन फ्रांस की ज़मीन में दाखिल हो चुका है। दोनों बाप बेटा गोदाम में से कुछ औजार लेकर वापस चले गए।
मारिया वहां बैठकर गौर करने लगी। वो 1943 में दाखिल हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अंबर और नाग भी इसी ज़माने में दाखिल हो गए होंगे, मगर वो कहाँ होंगे। मारिया परेशान हो गई क्योंकि मालूम होता था कि बड़ी खौफनाक जंग चारों तरफ लड़ी जा रही थी। वो गोदाम से बाहर आ गई और एक कच्ची सड़क पर चलने लगी। ये सड़क कस्बे की तरफ जा रही थी, जिसके तिकोनी मकानों की छतें अब दूर से नजर आने लगी थी। मारिया को भूख भी लग रही थी। चलते चलते वो कस्बे में आ गई। ये छोटा सा कस्बा था जो तकरीबन खाली हो चुका था और मकानों में कोई भी नहीं था। कहीं कहीं 2-4 औरतें खेत में झुककर आलू इकट्ठे कर रही थी। मारिया परेशान सी हो गई, कहाँ जाए, क्या करे। आखिर उसे एक मकान में से धुआं निकलता नजर आया। वो अंदर चली गई। एक आदमी अंगीठी के पास खड़ा फ्राई पैन में आलू तल रहा था। मारिया उसके करीब खड़ी हो गई। एक प्लेट में तले हुए आलूओं के सुनहरे कतले पड़े थे। मारिया ने चुपके से कुछ कतले उठाए और मकान से बाहर आकर खाने लगी। फिर उसने एक बहते चश्मे पर झुककर पानी पिया और एक सेब के दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। दरख्त पर सुर्ख सेब लगे हुए थे। मारिया ने कुछ सेब उतार कर खाए और धूप में आराम से लेट गई। सर्दी इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। इतने में एक जीप गर्द उड़ाती उसके करीब से गुजरकर कस्बे में दाखिल होकर रुक गई। मारिया ने बड़ी हैरानी से जीप को देखा। उससे पहले मारिया ने इस किस्म की तेज रफ्तार सवारी कभी नहीं देखी थी। वो जल्दी से जीप के करीब आ गई। वो मालूम करना चाहती थी कि जीप में से जो लोग उतरे हैं वो क्या बातें करते हैं। जीप में से कुछ फौजी उतरकर लोगों से कह रहे थे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, जर्मन फौजें किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगी। ये कहकर जीप में सवार फौजी आगे चले गए। उनके जाते ही कस्बे पर मर्दनी सी छा गई। फिर एकदम से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। छकड़ों पर थोड़ा बहुत सामान लादा और वहां से चल दिए। कस्बा देखते ही देखते सारे का सारा खाली हो गया। मारिया खामोशी से कस्बे में चक्कर लगाने लगी। अचानक उसने तोपों के गोलों की आवाजें सुनी। गोले कस्बे के करीब गिरकर जबरदस्त धमाकों के साथ फटने लगे। मारिया गड्ढे में उतरकर बैठ गई। कितनी देर तक गोले फटते रहे और जमीन हिलती रही। फिर एकदम खामोशी छा गई। गोलाबारी बंद हो गई। मारिया गड्ढे में से बाहर निकल आई। उसने देखा दूर दुश्मन की फौजें जीपों और ट्रकों पर सवार चली आ रही हैं। वो समझ गई कि ये जर्मन फौजें हैं और कस्बे पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। थोड़ी देर बाद दुश्मनों ने कस्बे पर कब्जा कर लिया। कमांडर ने एक जर्मन कप्तान को चंद सिपाहियों के हमरा कस्बे में छोड़ा और खुद बाकी फौज लेकर आगे बढ़ गया। मारिया एक जगह चौक में खड़ी जर्मन फौजियों को और उनके हथियारों को बड़े गौर से देख रही थी। उनके सरों पर लोहे के चमकते गोल गोल हैट थे। हाथ में टॉमी गनें थी। वो जीप पर सवार होकर तेजी से कस्बे की कच्ची सड़कों पर घूम रहे थे और हवा में गोलियां चला रहे थे। मारिया एक खाली मकान में आ गई। उस मकान के बेडरूम में एक पलंग पर लेटकर वो सोचने लगी कि कहाँ जाए। अब उसकी मंजिल कौन सी होगी, अंबर और नाग कहाँ होंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मकान का दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा था। मारिया ने उठकर दरवाज़ा बंद किया। उसे कहीं करीब से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मारिया दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। सामने वाले मकान में रोशनी हो रही थी और रोने की आवाज़ उसी मकान से आ रही थी। मारिया वहां आ गई। यह मकान जर्मन कप्तान का दफ्तर था। बाहर 2 जर्मन सिपाही टॉमी गने लिए पहरा दे रहे थे। मारिया उनके करीब से होकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे के बीच में एक मेज के ऊपर बिजली का बल्ब रोशन था। जर्मन कप्तान करख्त चेहरे के साथ फाइल पर झुका था। एक अर्दली जरा परे खड़ा था। रोने की आवाज़ कोने में से आ रही थी जहां जरा अंधेरा था। जर्मन कप्तान ने कहा, अगर तुमने ये ना बताया कि अंग्रेज फौज यहाँ से किस तरफ गई है तो तुम्हारी खाल खींच दी जाएगी। ये धमकी उस देहाती औरत को दी गई थी जो कोने में एक बेंच पर लेटी थी। उसके सर के बाल एक रस्सी से बंधे थे। सीने पर पत्थर की भारी सिल रखी थी। दोनों हाथ पैर भी जकड़ दिए गए थे। मारिया समझ गई कि ये औरत कस्बे में रह गई होगी जिससे जर्मन पूछगिछ कर रहे थे। वो उसे दर्दनाक अजियत पहुंचा रहे थे। औरत रोते हुए कह रही थी कि उसे कुछ खबर नहीं कि अंग्रेजी फौज किधर गई है। वो बार बार यही जुमला दोहरा रही थी। एक जीप ने आकर बताया कि जर्मन आ रहे हैं, भाग जाओ, इससे ज्यादा मुझे कुछ खबर नहीं। आखिर जर्मन कप्तान ने उठकर जोर से औरत के मुंह पर ठुड्डा मारा। औरत की चीख निकल गई और मुंह से खून निकलने लगा। जर्मन कप्तान ने हुक्म दिया, इसे साथ वाले कमरे में फेंक दो। 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने औरत के बाल खोले, पांव रस्सी से अलग किए और उठाकर साथ वाले कमरे में ले गए। मारिया भी उनके साथ ही साथ वाले कमरे में चली गई। यहाँ जमीन पर एक मैली दरी बिछी थी। सिपाहियों ने औरत को दरी पर फेंक दिया और ठोकरें मारकर वापस चले गए। औरत के मुंह से अभी तक खून बह रहा था। वो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। मारिया को उस पर बेहद तरस आ रहा था। वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन सोच रही थी कि अगर उसने औरत से बात की तो वो घबरा कर चीख न मार दे। इस तरह सिपाही अंदर आ जाएंगे। मारिया ने सोचा कि क्यों ना उस जर्मन कप्तान और दूसरे सिपाहियों को खत्म कर दिया जाए। इस तरह से सारा कस्बा आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरे जर्मन यहाँ आ जाएंगे और कस्बे वालों को गोलियों से उड़ा देंगे। फिर क्या किया जाए? मारिया ने आखिर यही फैसला किया कि उस औरत को बचाना उसका इंसानी फ़र्ज़ है। पहले उसे बचाया जाए, उसके बाद सोचा जाएगा कि जर्मन सिपाहियों के साथ क्या सलूक किया जाए। मारिया ने झुककर औरत के सर पर हाथ फेरा। औरत सिसकियां भरते भरते यकलख्त खामोश हो गई। उसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। मारिया ने जल्दी से सरकुशी में कहा, बहन, मैं एक नेगर हूँ और खुदावंद ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इन जालिमों की कैद से निकाल कर ले जाऊंगी। औरत की आंखें फटी फटी की रह गई। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी सिसकियां बंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर खौफ की जगह इत्मीनान झलकने लगा। वो मजहबी औरत थी। उसे यकीन हो गया कि सचमुच खुदावंद ने किसी नेक रूह को उसकी मदद के लिए भेजा है।
ماریا نے اس کے رومال سے منہ کا خون صاف کیا۔ عورت نے ماریا کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما اور آہستہ سے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، ظالم مجھے مار ڈالیں گے۔ ماریا نے کہا، حوصلہ رکھو اور جیسے میں کہوں ویسے کرتی جاؤ، میں تمہیں ان کے چنگل سے نکال کر لے جاؤں گی۔ تمہارا گھر قصبے میں کس جگہ ہے؟ عورت نے کہا، پہاڑی کے اس طرف۔ کیا تم وہاں اکیلی رہتی تھی؟ ماریا نے پوچھا۔ میرا خاوند اور بچے 2 روز پہلے نکل گئے تھے، میں پیچھے رہ گئی، میری بدنصیبی نے مجھے ان کے ساتھ جانے نہ دیا۔ کوئی بات نہیں، تم ان کے پاس چلی جاؤ گی۔ کیا تمہیں اس گاؤں کا پتہ ہے جہاں تمہارا خاوند اور بچے گئے ہیں؟ ہاں اے مقدس روح، یہاں سے 10 کوس کے فاصلے پر ہے۔ کیا وہاں بھی جرمن فوجیں پہنچ گئی ہوں گی؟ ایک بار میں یہاں سے نکل گئی تو پھر اپنے بچوں کے پاس پہنچ کر محفوظ ہو جاؤں گی۔ میرا خاوند مجھے یہاں سے نکال کر کسی دوسرے شہر میں لے جائے گا، یہاں سے میں تمہیں نکال دوں گی۔ کسی طرح سے ان کی باتوں کی آواز جرمن پہرے دار تک پہنچ گئی۔ اس نے دھڑاک سے دروازہ کھولا اور عورت کی طرف سنگین تان کر بولا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ سنگین ایک نوکدار چھری سے مشابہ ہتھیار ہوتا ہے جو بندوق کی نالی کے آگے چڑھایا جاتا ہے۔ عورت نے کہا، تم دیکھ سکتے ہو یا کوئی نہیں، میں کس سے باتیں کر سکتی ہوں؟ پہرے دار جرمن سپاہی نے کمرے کے کونے کونے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ عورت کی طرف پلٹ کر بولا، پھر یہ آواز کس کی طرف سے آ رہی تھی؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، میں خواب میں اپنے بچوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پہرے دار نے اسے ایک ٹھڈا مار کر کہا، بدبخت، صبح منہ اندھیرے تمہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے گا۔ آج کی رات اپنے بچوں سے جتنی باتیں کرنی ہے کر لے۔ اور کہکا مار کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریا نے جھک کر سرگوشی میں کہا، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی، یہ لوگ تمہیں ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ اتنا کہہ کر ماریا کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے جائزہ لیا، وہاں دفتر میں جرمن کپتان کے ساتھ ایک اردلی بیٹھا تھا۔ باہر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ذرا پرے ایک مکان میں روشنی ہو رہی تھی، خیال تھا کہ باقی سپاہی وہاں ہوں گے۔ سڑک پر 2 جیپیں کھڑی تھی۔ ماریا نے سب سے پہلے جرمن کپتان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ باہر آ گئی اور ہلکی روشنی میں دیکھنے لگی وہ ہتھیار کہاں سے حاصل کرے۔ دفتر میں آ کر اس نے دیکھا کہ جرمن کپتان کا پستول اس کی میز پر پڑا تھا۔ یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ ماریا جلدی سے جرمن کپتان کی کرسی کی طرف آئی۔ اس کا ہاتھ چھوٹے میز پر رکھے کافی کے پیالے سے لگا جو نیچے گر کر ٹوٹ پڑا۔ جرمن کپتان غصے سے گرجا، الو کے پٹھے، یہ کیا کیا تم نے؟ اردلی نے کرسی پر سے اٹھ کر سلوٹ کیا اور کہا، حضور قسم لے لیں، میں نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا اسے۔ تو پھر اسے تیرے باپ نے فرش پر گرایا ہے؟ حضور مجھ سے چاہے ماں باپ کی قسم لے لیں، میں اپنی جگہ سے ذرا نہیں ہلا۔ یہ ضرور، جرمن کپتان نے اٹھ کر زور سے اردلی کو تھپڑ مارا، یہ ضرور تیرے باپ کے بھوت نے گرایا ہوگا، الو کی دم، گدھا، احمق، اٹھاؤ پیالے کے ٹکڑے۔ اردلی نے جھک کر پیالے کے ٹکڑے اٹھا کر کوڑے کے ڈرم میں پھینکے اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا اپنی کرسی پر دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ جرمن کپتان بھی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور فائل پر جھک کر لکھنے لگا۔ ماریا اس دوران میں میز پر سے اس کا پستول اٹھا چکی تھی۔ میز پر سے پستول غائب تھا، لیکن اتفاق سے جرمن کپتان کی اس پر نظر نہ پڑی۔ وہ اپنے دھیان میں کام کرنے لگا۔ ماریا نے پستول کی نالی جرمن کپتان کی کھوپڑی کے پیچھے رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی جرمن کپتان کی کھوپڑی اڑ گئی۔ اردلی حیرت سے اچھل پڑا۔ دوسری گولی نے اردلی کو ٹھنڈا کر دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر دونوں پہرے دار ٹامی گنے لے کر اندر لپکے۔ ماریا زمین پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اندر آتے ہی گولیاں برسانے شروع کر دیں۔ ماریا کی 2 گولیاں بھی انہیں ہمیشہ کی نیند سلا چکی تھی۔ اب اس دفتر میں اور کوئی سپاہی نہ تھا۔ ماریا کو معلوم تھا کہ ابھی قصبے میں ٹھہرے ہوئے سارے جرمن سپاہی وہاں آ جائیں گے۔ وہ تیزی سے پچھلے کمرے میں گئی۔ اس نے عورت سے کہا، گن لے کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ انہوں نے مرے ہوئے سپاہیوں کی ایک ٹامی گن اٹھائی اور دروازے میں آ کر دائیں بائیں مورچہ بنا لیا۔ گولیوں کی آواز نے قصبے کے سارے سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔ وہ بندوقیں لیے مکان سے باہر آ گئے اور دفتر کی طرف لپکے۔ ماریا اور فرانسیسی قیدی عورت نے ان میں سے کئی ایک کو بھون کر رکھ دیا۔ ماریا نے عورت کو اسی جگہ رہنے کی ہدایت کی اور خود دفتر سے باہر قصبے کے چوک میں آ گئی۔ ایک جگہ بیل گاڑی کے پیچھے 2 جرمن سپاہی مورچہ بنائے بیٹھے تھے۔ ماریا نے ان دونوں پر ٹامی گن کی بوچھاڑ کر کے ہلاک کر دیا۔ وہ بڑی حیران تھی کہ ایک چھوٹی سی مشین سے کس طرح تڑا تڑ گولیاں نکلی چلی آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں قصبے کے سارے جرمن سپاہی موت کی آغوش میں جا چکے تھے۔ ماریا نے قیدی عورت کو ساتھ لیا اور اس کے مکان میں آ گئی۔ یہاں آ کر ماریا نے اس کی مرہم پٹی کی اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ ابھی پو پھٹی تھی کہ قیدی عورت نے کہا، اے مقدس روح، اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں جیپ چلا سکتی ہوں، مجھے جیپ دوسرے گاؤں میرے بچوں کے پاس پہنچا دے گی۔ ماریا نے اسے خوشی سے اجازت دے دی۔ عورت جیپ میں سوار ہو کر ماریا کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ ماریا قصبے میں اکیلی رہ گئی۔ اسے جیپ چلانی نہیں آتی تھی۔ قیدی عورت سے اس نے معلوم کر لیا کہ پیرس شہر وہاں سے مغرب کی جانب 1 رات اور 1 دن کے سفر پر ہے۔ ماریا نے پیرس کی طرف سڑک پر پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ اب ادھر ناگ اور امبر کا حال بھی سنیے۔ ماریا ان دونوں کو مصر کی سرائے میں چھوڑ کر دریائے کنارے سیر کرنے گئی تو وہ بھی تھوڑا بہت کھانا کھا کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ناگ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امبر سو رہا ہے مگر ماریا ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے امبر کو جگانا مناسب خیال نہ کیا اور خود ہی سرائے سے نکل کر دریا کنارے آ گیا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اس پر غنودگی سی چھانے لگی، سر چکرانے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ماریا 100 برس آگے نکل گئی تھی۔ ناگ نے سر تھام لیا، سوچنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ سمجھ نہ سکا تھا کہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر ریت پر گر پڑا۔ ہوش آیا تو وہ بھی 100 برس آگے نکل چکا تھا اور اب 1943 میں سانس لے رہا تھا۔ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں کھڑا ہے۔
बड़ा घना जंगल है, दूर से गोलाबारी की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि अभी बारिश होगी। हैरत में डूबा जंगल में एक तरफ चलने लगा। एक झोंपड़ी के करीब से गुजरा था कि अचानक एक सिपाही बंदूक ताने उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाल्ट, कौन हो तुम? नाग का लिबास 100 बरस पुराना था। सिपाही ने तंग पतलून और सर पर सब्ज रंग की टोपी पहन रखी थी। उसकी वर्दी भी सब्ज रंग की थी। नाग ताज्जुब से उसे तकने लगा। सिपाही ने पूछा, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? नाग ने कहा, मैं जड़ी बूटियों का ताजिर हूँ, जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में निकला था कि रास्ता भूल कर इधर आ गया। तुम कौन हो? सिपाही ने हंसकर कहा, हिंदुस्तान के मालूम होते हो। नाग ने यूं ही कह दिया, हाँ मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। सिपाही ने बंदूक नीची कर ली और कहा, मेरे साथ आओ। वो उसे करीब ही एक मोर्चे के पास बैरक में ले गया। यहाँ 2 सिपाही मोर्चा बनाए बैठे थे। नाग ने उन्हें जाकर सलाम किया। पहले सिपाही ने कहा, यह जड़ी बूटियों का सन्यासी है, हिंदुस्तानी है। उन्होंने नाग की तलाशी ली, उसके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने नाग को चाय पिलाई और बताया कि वो जंग के मैदान में आ गया है। जंग का मैदान? नाग ने ताज्जुब से पूछा। सिपाही ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बर्मा के जंगल हैं और हम हिंदुस्तानी फौज के सिपाही अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर जापानियों का मुकाबला कर रहे हैं। नाग ने सर पकड़ लिया। वो समझ गया कि मुकद्दर ने फिर 100 बरस की छलांग लगाई है और उसे दूसरी जंग अजीम के शोलों में लाकर फेंक दिया है। वो खामोश हो गया। अब उसे अंबर और मारिया का ख्याल आ रहा था कि वो किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। ये मुसलमान हिंदुस्तानी सिपाही थे और अपनी कंपनी से बिछड़कर एक जगह घिरे हुए थे। उनके इर्द गिर्द जापानी सिपाही ज़बरदस्त फायरिंग कर रहे थे। नाग को एक सिपाही ने बताया कि हम मुसलमान हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। जापानियों का जोर इस इलाके में बढ़ गया है। हमारी कंपनी पीछे हट रही थी कि जापानियों ने घेरा तंग कर दिया और अब हमारे पास असलहा भी ख़त्म हो रहा है। नाग को मालूम हुआ कि ये तीनों सिपाही या तो लड़ते लड़ते हलाक हो जाएंगे और या जापानी सिपाही इन्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। इन्हें बहुत जल्द कुमक की ज़रूरत थी। उनके पास जो वायरलेस सेट था वो भी टूट चुका था। उनकी कंपनी पीछे 2 मील दूर थी। ज़रूरत इस बात की थी कि उनकी कंपनी के कमांडर को पीछे जाकर खबर की जाए ताकि वो उनकी कोई मदद करके उन्हें दुश्मनों के नरगे से निकाल कर ले जाएं। नाग ने कहा, अगर आप मुझे कोई पैगाम लिख दें तो मैं पीछे जाकर आपके कमांडर को पैगाम दे दूंगा। मैं इस जंगल के खुफिया रास्तों से वाकिफ़ हूँ। सिपाही बड़े खुश हुए। उन्होंने जल्दी से एक खत लिखकर नाग को दिया और कहा, पीछे जाओ तो 2 मील के फासले पर एक टिकरी पर तुम्हें हमारी तोपें मिलेंगी। ये हमारा तोपखाना होगा। वहीं अंग्रेज़ कमांडर एडम से मिलकर ये खत दे देना। नाग ने खत लिया और जंगल में पीछे की जानिब रवाना हो गया। उसने यूं ही कह दिया कि वो जंगल के रास्तों से वाकिफ़ है, वरना उसे वहाँ के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। लेकिन वो चूंकि हज़ारों सालों से जंगल के सफ़र करता चला आ रहा था, इसलिए उसने चलना शुरू कर दिया। दोपहर तक जंगल में एक पगडंडी पर चलता रहा। एक जगह से गुजरा था कि ठाई की आवाज़ के साथ एक गोली उसके बाजू को छूती हुई गुजरकर सामने दरख्त में खुप गई। नाग ज़मीन पर बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ 2 जापानी सिपाही बंदूकें ताने आ गए। उन्होंने नाग को देख लिया था। वो उसके सर पर आकर खड़े हो गए और अपनी ज़ुबान में बोले, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, इसकी तलाशी लो। नाग बड़ी आसानी से उनकी ज़ुबान समझ रहा था। उसने सोचा कि अगर इन जापानियों ने ख़त देख लिया तो आगे मुसलमान सिपाहियों की जान खतरे में पड़ जाएगी, उनकी मदद को ना पहुंच सकेगी। उसने ख़त एक झाड़ी में फेंक दिया और ख़ुद एकदम से जोन बदलकर एक बारीक सांप बनकर घास में गुम हो गया। जापानी सिपाही हैरत से आंखें फाड़े एक दूसरे को देखते के देखते रह गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक जीता जागता इंसान गायब हो गया था। उन्होंने नाग को झाड़ियों में खत फेंकते देख लिया था। वो झाड़ी की तरफ बढ़े। नाग घास में छुपा बैठा था। उन्हें झाड़ियों की तरफ बढ़ता देखकर वो अपनी जगह से खिसका और लपक कर उसने एक जापानी सिपाही की टांग में डस दिया। जापानी चीख मारकर गिर पड़ा। दूसरा जापानी उसकी मदद को दौड़ा, मगर नाग ने उसे भी डस दिया। दोनों जापानी सिपाही ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। नाग फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। उसने खत झाड़ियों में से उठाकर जीप में डाला और एक सिपाही की बंदूक कंधे पर रखकर जंगल में अपने सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते आखिर उसे दूर पहाड़ी पर एक झोंपड़ा सा नजर आया। वो समझ गया कि यही वो जगह है जहां अंग्रेज़ कमांडर एडम का मोर्चा है। नाग गिरते पड़ते उस मोर्चे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसके दाएं बाएं 2 गोलियां फायर हुई और एक आवाज़ गूंजी, हॉल्ट, कौन हो तुम? नाग उसी जगह रुक गया। एक हिंदुस्तानी सिपाही भागकर उसके पास आया, अपनी संगीन उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, दोनों हाथ ऊपर उठा लो। नाग ने दोनों हाथ ऊपर उठाया और कहा, मुझे अपने कमांडर एडम के पास ले चलो, मैं उसके लिए आपके सिपाहियों का एक खास पैगाम लाया हूँ। उन्होंने नाग की तलाशी ली और जेब से खत निकाल कर पढ़ा। खत उनकी कंपनी के कागज़ पर लिखा गया था। वो जल्दी से नाग को कमांडर एडम के पास ले गए। कमांडर एडम अपने झोंपड़े नुमा दफ्तर में पीछे बैठा वायरलेस कर रहा था। उसने जब खत पढ़ा तो उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी कंपनी के सिपाहियों ने जापानियों की सही पोजीशन लिख दी थी कि वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे। कमांडर एडम ने उसी वक्त गोलाबारी का हुक्म दे दिया। दूसरे ही लम्हे दाएं दाएं तोपों से गोले निकलकर जंगल में जाकर फटने लगे। नाग ने वो रात उसी मोर्चे में गुजारी। दूसरे रोज़ फौज ने आगे बढ़कर सिपाहियों को बचाल कर निकाल लिया। नाग ने एक सिपाही से पूछा, यहाँ से करीबी शहर कितनी दूर है? सिपाही ने कहा, तुम कौन से शहर जाना चाहते हो? नाग ने कहा, मैं जिस शहर से निकलकर जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाश करने आया था उसका नाम शायद अकयाब था। सिपाही हंस पड़े, तुम बिल्कुल नावाकिफ़ हो। अकयाब यहाँ से बहुत दूर है। तुम कल तक हमारे पास ही ठहरो। कल हमारा ट्रक पीछे अस्पहाल तक जाएगा। अस्पहाल पहुंचकर तुम अगर चाहो तो रेल में सवार होकर बर्मा के शहर मोलमीन तक जा सकोगे। वहाँ से तुम बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून बड़ी आसानी से पहुँच सकते हो।
नाग ने उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे रोज अस्पताल पहुंच गया। वहां भी अफरा तफरी मची थी। किसी न किसी तरह वो रेल में बैठकर मोलमीन आ गया और वहां से रंगून शहर पहुंच गया। बड़े शहर वो इसलिए पहुंचना चाहता था कि वहां अंबर या मारिया से मिलने की तवक्को थी। रंगून पहुंचकर उसने महसूस किया कि वहां पर जंग की दहशत छाई है। ये खबर आम है कि जापानी शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। बर्मा की हुकूमत वहां से भागने की तैयारियां कर रही थी। लोग भी शहर छोड़कर जंगल के रास्ते हिंदुस्तान जा रहे थे। शहर पर जापानियों ने हवाई जहाज़ों से कई बार बम बरसाए थे। नाग के सामने एक बार जापानी जहाज़ों ने बम बरसाए तो वो हैरान रह गया। इंसान ने किस कदर तरक्की कर ली है। पहले तो वो उड़ते हुए जहाज़ों को देखकर हैरान रह गया, फिर जब उन्होंने बम बरसा के शहर के इलाके की ईंट से ईंट बजा दी तो नाग हैरत में गुम हो गया। इस किस्म की तबाही उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बम आसमान से आकर ज़मीन पर गिरता था और मकानों को बर्बाद करके वहाँ गड़ा छोड़ जाता था। नाग शहर के सबसे बड़े चौक में से गुजर रहा था। उसकी नज़र एक बहुत बड़े मंदिर पर पड़ी। उस मंदिर का क्लिस चमक रहा था। वो मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर की चौड़ी सीढ़ियों के साथ साथ बड़े बड़े गमलों में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। ये बहुत अजीम शान मंदिर था और यहाँ महात्मा बुद्ध के सोने के बुद्ध की पूजा होती थी। नाग मंदिर में चल फिर रहा था कि एक पुजारी से उसकी मुलाकात हो गई। नाग ने उससे कहा, भाई मैं इस शहर में परदेसी हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने की कोई जगह मिल जाएगी? पुजारी ने कहा, ये मंदिर है, यहाँ रहने की कोई जगह नहीं। तुम शहर में क्यों नहीं जाते? हज़ारों लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, उनके मकान खाली हैं, तुम किसी मकान में जाकर डेरा लगा सकते हो। नाग मंदिर से बाहर निकल आया। शहर में अगरचे कारोबार हो रहा था मगर लोगों के चेहरों पर परेशानी थी। पुजारी ने ठीक कहा था कि कई मकानों पर ताले पड़े थे। नाग शहर से बाहर आ गया। यहाँ एक ग्राउंड के पास एक बस्ती थी। बस्ती में खामोशी छाई थी। मकानों के दरवाजे बंद थे। नाग एक मकान के करीब से गुजरा तो उसे एक बूढ़े शख्स ने रोककर पूछा, तुम मुझे अजनबी दिखाई देते हो, कहाँ से आए हो? नाग ने कहा, मैं और मेरा भाई अस्फाल में जड़ी बूटियों की तिजारत करते थे। वो मुझसे जंग में बिछड़ गया, मैं रंगून आ गया हूँ। भाई की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे मकान में रह सकते हो, मैं अपने बच्चों के पास गाँव जा रहा हूँ। नाग ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और उसके घर में आ गया। ये 2 कमरों का बना हुआ मकान था। बूढ़ा अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चला गया और नाग ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि अंबर पर क्या गुजरी। अंबर ने भी मारिया को दरिया नील की जानिब सैर की गर्ज से जाते देखा तो नाग के पास ही चारपाई पर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वहाँ ना वो सराय थी, ना दरिया नील था और ना उसके पास नाग सोया हुआ था। वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो एक रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठा है। रेलवे लाइन पर एक इंजन और गाड़ी को खड़े देखकर वो हैरान रह गया। रेलगाड़ी और उसका इंजन उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसके आस पास चंद एक गोरे गोरे चेहरों वाले मर्द और औरतें रेल के डिब्बों में चढ़ रहे थे। आसमान पर सुबह की रोशनी फैली थी। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। धूप बिल्कुल नहीं थी। अंबर ने एक शख्स से पूछा, भाई ये कौन सा शहर है? उस गोरे आदमी ने चौंक कर अंबर को देखा और अंग्रेजी में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अंबर समझ गया कि तारीख ने फिर उसके साथ मजाक किया है और उसे 100-200 बरस आगे के ज़माने में फेंक दिया है। इसका मतलब ये था कि नाग और मारिया भी उसके साथ ही उस ज़माने में कहीं सांस ले रहे हैं। अंबर ने संभलते हुए कहा, मेरा मतलब ये था जनाब कि मैं इस शहर का नाम जो सामने लिखा है पढ़ नहीं सकता। गोरे ने कहा, यह इंग्लिस्तान का मुल्क है। दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है। जर्मन हर रोज़ हमारे शहरों पर बमबारी करते हैं। जर्मन फौजों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है और तुम इस वक्त इंग्लिस्तान के एक छोटे से शहर यॉर्कशायर के रेलवे स्टेशन पर बैठे हो। अब ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है? अंबर अब समझ गया था। कहने लगा, मुझे लंदन शहर जाना है, ये बताएं कि मैं वहाँ किस तरह से पहुँच सकता हूँ। अंबर 100 बरस पहले भी लंदन आया था और एक पुराने मकान में कप्तान के साथ रहा था। यकीनन अब वो कप्तान मर खप चुका होगा। खुदा जाने उसका पुराना मकान वहाँ से मौजूद भी था या नहीं। बहरहाल उसे यकीन था कि लंदन पहुंचकर अगर वो नाग या मारिया को तलाश करे तो हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए। गोरे ने कहा, उसके लिए तुम्हें यहाँ से एक टिकट खरीदना होगा। यहाँ से 1 घंटे बाद एक रेलगाड़ी चलेगी, उसमें सवार होकर तुम लंदन पहुँच सकते हो। क्या तुम मिस्री हो? अंबर ने कहा, जी हाँ, और उठकर रेल के इंजन के पास आकर खड़ा हो गया। वो बड़ी हैरानी से इंजन को देख रहा था। इतने में इंजन ने जोर से सीटी बजाई। अंबर डर कर परे हट गया। फिर जोर से इंजन ने भाप छोड़ी और छक छक करता गाड़ी के डिब्बों को साथ लिए स्टेशन से बाहर निकल गया। अंबर बुत बना रेलवे इंजन और गाड़ी को देखता रहा। किस कदर हैरत अंगेज इजाद थी ये। इससे पहले अंबर ने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा था। वो प्लेटफार्म पर चलने फिरने लगा। प्लेटफार्म की छत के साथ लगे बल्ब रोशन थे। वो उन रोशन बल्बों को भी हैरत से देख रहा था। कुछ फौजी प्लेटफार्म पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इतने में जोर का अलार्म बजा। ये हवाई हमले का अलार्म था। अंबर ने देखा कि प्लेटफार्म पर बैठे सारे लोग उठकर इधर उधर भाग गए। अंबर भी एक तरफ दौड़कर छुप गया। अंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उसने गोरे से पूछा कि ये सब कुछ क्या है और ये लोग क्यों भागकर छुप गए हैं। गोरे ने पलटकर हैरानी से अंबर को देखा और फिर कहा, तुम मुझे अहमक नजर आ रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये खतरे का अलार्म बजा है और जर्मन तैयारे इस इलाके पर बमबारी करने आ रहे हैं? तैयारे क्या होते हैं? गोरे की हंसी निकल गई। तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा, जरा अपनी गर्दन नीची रखो। अंबर उस गोरे के साथ एक खंदक में छुपा बैठा था। इतने में घूं घूं की आवाजें आने लगी। फिर आसमान पर स्याह और खाकी रंग के बमबार जहाज नमोदार हुए।
अंबर ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। उन जहाज़ों से बड़े बड़े लंबूतरे से गोले निकल निकल कर गिरने लगे। फिर ज़मीन धमाकों से थर्रा गई। अंबर ने सर छुपा लिया। ज़मीन हिल रही थी, मकान गिर रहे थे। एक बम रेलवे स्टेशन से ज़रा दूर एक मकान पर गिरा, उसके परखचे उड़ गए। एक बार तो अंबर भी कांप उठा। फिर जाने अंबर के दिल में क्या ख्याल है कि वो खंदक से बाहर निकल आया और सामने जाकर मैदान में खड़ा हो गया और आसमान पर गोता लगा लगा कर बम फेंकते जर्मन हवाई जहाज़ों को तकने लगा। गोरे ने चीख कर कहा, वापस आ जाओ बेवकूफ़, उधर मर जाओगे। मगर अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा और हवाई जहाज़ों को देखता रहा। इतने में एक हवाई जहाज़ गोता लगाकर अंबर के ऊपर आया और उसने बम फेंक दिया। खंदक में छुपे गोरे ने देखा कि बम अंबर के पाँव में आकर जोर के धमाके से फटा। गोरे ने गर्दन झुका ली। अंबर ज़मीन से कोई 20 फुट ऊपर उछला और फिर वापस एक गड्ढे में गिर पड़ा। ये गड्ढा बम ने डाल दिया था। उसके इर्द गिर्द ज़मीन तबाह हो गई, मगर अंबर को कुछ न हुआ। वो गड्ढे से बाहर निकल आया। गोरे को अफसोस हो रहा था कि ये शख्स मारा गया, मगर जब उसने देखा कि अंबर बम के डाले हुए गड्ढे के करीब खड़ा उसे झुक कर देख रहा है तो वो अपनी जगह से हिल गया और पत्थर का बुत बना अंबर को तकने लगा। उसके ख्याल से अंबर के परखचे उड़कर बिखर चुके थे। अंबर आहिस्ता आहिस्ता चलता वापस खंदक में आ गया। गोरा डर कर परे हट गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम भूत हो? अंबर हंसा, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। गोरा बोला, मगर तुम मरे क्यों नहीं? बम तुम्हारे पाँव में आकर फटा था, ऐसा कभी नहीं हुआ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, हाँ, बम ज़रूर गिरा था, मैं उछला भी था, मगर फिर अपनी जगह पर आ गया। बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। इतना कहकर अंबर खंदक से निकले एक तरफ से को चल पड़ा। गोरा उसे देखता ही रह गया। लंदन जाने वाली गाड़ी कोई 2 घंटे बाद आई। अंबर उसमें बगैर टिकट ही सवार हो गया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो टिकट कहाँ से लेता? डिब्बे में कुछ औरतें और मर्द भी बैठे थे। अंबर भी कोने में लगकर बैठ गया। इंजन ने सीटी बजाई और गाड़ी चल पड़ी। रेलगाड़ी खेतों में से होकर तेजी से गुजर रही थी कि टिकट चेकर आ गया। उसने सारे मुसाफिरों का टिकट देखा। अंबर के पास आया तो अंबर ने कहा कि वो टिकट नहीं खरीद सका क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। टिकट चेकर ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? लंदन शहर। तुम्हें अगले स्टेशन पर उतरना होगा, मैं तुम्हें रेलवे पुलिस के हवाले करूँगा। अंबर बड़ा परेशान हो गया। उसने टिकट चेकर की बड़ी मिन्नत की कि भाई, गरीब आदमी हूँ, पैसे होते तो ज़रूर टिकट खरीद लेता। लेकिन गोरे टिकट चेकर ने एक न मानी और उसे अगले स्टेशन पर उतार कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस ने अंबर को हवालात में बंद कर दिया। अंबर ने सोचा, कमबख्त, वो किस मुसीबत में फंस गया है। उसने रेलवे पुलिस के इंचार्ज को बुलाकर कहा, भाई मुझे जाने दें, मेरे पास पैसे हुए तो मैं रेलवे वालों की एक एक पाई अदा कर दूंगा। मगर गोरा इंचार्ज उसे झिड़क कर कहने लगा, बकवास बंद करो, तुम काला आदमी रेलवे को हमेशा तंग करता है। तुम लोगों ने हमारे मुल्क को होटल बना रखा है। कमबख्त, जाने किधर किधर से भिखारी लोग इधर आ जाते हैं। अंबर को बड़ा गुस्सा आया। उस मोटे गोरे ने उसे भिखारी कहा था। क्या उसे मालूम नहीं था कि अंबर फिरौन मिस्र का बेटा था? वो शहजादा था। लेकिन उस गोरे को क्या मालूम? अंबर ने उस बदलगाम मोटे गोरे को तमाशा दिखाने का फैसला कर लिया। हवालात की सुलाखें बड़ी मजबूत लोहे की थी। अंबर ने दोनों हाथों से लोहे के सुलाखदार दरवाजे को पकड़ा, आंखें बंद की और पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा उगाड़ कर नीचे फेंक दिया। दरवाज़ा गिरने का शोर सुनकर थाने का इंचार्ज भागा भागा आया। वो ये देखकर शर्ता रह गया कि दरवाज़ा ज़मीन पर गिरा था और अंबर गायब था। उसने सीटियाँ बजाई, शोर मचाया, मगर अंबर वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था। वो इस वक्त रेलवे लाइन के साथ साथ लंदन की तरफ जा रहा था। उसके इर्द गिर्द खेत ही खेत थे। कहीं कहीं एक आध किसान खेतों में घोड़ों की मदद से हल चलाता नजर आ जाता। चलते चलते दोपहर भी हो गई। आसमान पर बादल गरजा और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सामने कुछ दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था। अंबर उधर नहीं जाना चाहता था, उधर पकड़े जाने का डर था। करीबी खेतों में एक मकान नजर आया। अंबर उस मकान के पास आ गया। एक घड़े में पानी भरा हुआ था। अंबर ने पानी पिया और मकान के छप्पर के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। इतने में अंदर से एक मोटी सी औरत बाहर निकली। उसने अंबर को सर से लेकर पांव तक घूरा और कहा, कौन हो तुम? अंबर ने कहा, मुसाफिर हूँ, लंदन शहर को जा रहा हूँ, ज़रा की ज़रा बारिश से दम लेने को रुक गया हूँ। उस औरत ने कहा, तुम रेल में सफ़र क्यों नहीं करते? अंबर ने साफ साफ कह दिया, मेरे पास रेल का किराया नहीं है। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अंदर आ जाओ। छोटा सा देहाती कमरा था, मगर गर्म था, सर्दी ज़्यादा नहीं थी। औरत ने अंबर को दूध का गिलास और रोटी खाने को दी। अंबर ने उसका शुक्रिया अदा किया। जाते हुए औरत ने अंबर को रेल का किराया भी दिया। रेल गाड़ी रात को आएगी, स्टेशन पर चले जाओ, टिकट लेकर उसमें बैठ जाना, वो तुम्हें सुबह लंदन पहुंचा देगी। अंबर ने एक बार फिर नेक दिल औरत का शुक्रिया अदा किया और रेलवे स्टेशन से आकर एक तरफ कोने में छुपकर बैठ गया। रात को गाड़ी आ गई। बमबारी की वजह से रात को अंधेरा रहता था, ब्लैक आउट होता था। अंबर गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी सारी रात चलती रही। सुबह वो लंदन पहुंच गया। यहाँ आधा शहर बमबारी की वजह से मलबे का ढेर बना हुआ था। अंबर को सबसे पहले पैसों की ज़रूरत थी। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने एक जगह मलबा साफ करने का काम हासिल कर लिया। वो दिन को काम करता, रात को स्टेशन के पास ही एक खोली में जाकर सो जाता। इतवार को छुट्टी होती तो वो शहर के चक्कर लगाता, इस ख्याल से कि शायद मारिया और नाग से मुलाकात हो जाए। उधर मारिया अकेली सड़क पर पेरिस को चली जा रही थी। ये कच्ची सड़क खेतों में से होकर जाती थी। रास्ते में उसने जर्मन सिपाहियों को गाड़ियों में सवार आते जाते देखा। फ्रांसीसी किसान सहमे हुए घरों में बैठे थे। उनकी बातों से मालूम हुआ कि जर्मनों ने पेरिस और दूसरे शहरों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। चलते हुए मारिया थक गई। वो एक खेत की मुंडेर पर बैठ गई। पास ही एक चश्मा बह रहा था। उसने थोड़ा सा पानी पिया और कुछ देर आराम करने के बाद फिर आगे चल पड़ी।
شام تک وہ سفر کرتی رہی۔ آخر ایک گاؤں میں آ گئی، جہاں ایک گرجا گھر میں اس نے ایک پادری کے گھر میں پناہ لی۔ پادری کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ ماریا نے باورچی خانے میں جا کر کھانا کھایا، لباس تبدیل کیا اور گرجا گھر میں آ کر خداوند کی عبادت کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ گرجے کے بینچ پر ہی سو گئی۔ دن نکلا تو وہ گرجے سے باہر آ گئی۔ یہاں کچھ فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان فوجیوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ پیرس جا رہے تھے۔ ماریا بھی ایک گاڑی کی چھت پر سوار ہو گئی۔ گاڑیاں روانہ ہو گئیں۔ شام سے کچھ پہلے وہ پیرس پہنچ گئی۔ پیرس میں بڑی رونق تھی۔ جرمن فوجی ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے۔ فرانس کے لوگوں نے اگرچہ شکست قبول کر لی تھی، مگر دل میں وہ جرمنوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ماریا سڑکوں پر گھومتے پھرتے ایک ایسے علاقے میں آ گئی جہاں دائیں بائیں ہوٹل تھے۔ یہاں لوگ بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ ماریا کو بھی بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں داخل ہوئی اور کسی طرح لوگوں سے بچتی بچاتی ہوٹل کے باورچی خانے میں آ گئی۔ یہاں میزوں پر قسم قسم کے مزیدار کھانے اور میٹھے بسکٹ تھالیوں میں سجے ہوئے تھے۔ ماریا نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اب اسے ضرورت اس بات کی تھی کہ رات بسر کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کیا جائے۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک عمارت پر پڑی۔ وہاں فرانسیسی زبان میں لکھا تھا، یہاں ماہوار کمرے پر کرائے ملتے ہیں۔ ماریا عمارت میں آ گئی۔ اندر سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ ماریا کچھ دیر سیڑھیوں میں کھڑی رہی۔ کاؤنٹر کے آگے دو ایک مسافر کھڑے رجسٹر پر اپنے نام وغیرہ لکھ رہے تھے۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آ گئی۔ یہاں آمنے سامنے کمرے بنے تھے۔ جنگ کی وجہ سے اکثر کمرے خالی تھے۔ ماریا نے سب سے آخر والا کمرہ اپنے لیے پسند کر لیا۔ اس کمرے کے باہر تالا لگا تھا۔ اس نے تالا توڑ کر پھینک دیا اور کمرے میں آ گئی۔ بڑا آرام دہ کمرہ تھا۔ بستر اور لحاف اور میز کرسی اور آتش دان موجود تھے۔ ماریا نے غسل کیا، کپڑے صاف ستھرے کر کے دوبارہ پہنے اور بستر پر لیٹ گئی کہ کچھ دیر آرام کرے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ شہر میں روشنیاں بالکل نہیں تھیں۔ جنگ کی وجہ سے بلیک آؤٹ تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ صرف کمروں کے اندر شیڈ لگا کر موم بتیاں روشن تھیں۔ ماریا نے کوئی موم بتی روشن نہ کی۔ اچانک اسے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ساتھ ہی آواز آئی، کونے والا یہ کمرہ بڑا آرام دہ ہے جناب، آپ یہاں بڑا سکون محسوس کریں گے۔ ماریا بستر سے جلدی سے اٹھ کر کونے میں کھڑی ہو گئی۔ ہوٹل کا ملازم اپنے ساتھ ایک جرمن فوجی افسر کو لیے چلا رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ تالا کھلا ہے تو بڑا حیران ہوا، مگر اس نے اپنی حیرانی جرمن افسر پر ظاہر نہ ہونے دی۔ کمرہ کھول کر ملازم نے شیڈ والی موم بتی روشن کر کے میز پر رکھ دی۔ جرمن فوجی نے کوٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا۔ ملازم نے اس کا سوٹ کیس میز پر رکھ دیا اور کہا، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ کافی گرم گرم؟ جو حکم حضور۔ ملازم دروازہ بند کر کے کافی لانے چلا گیا اور جرمن فوجی افسر سیٹی بجاتا غسل خانے میں چلا گیا۔ ماریا نے سوچا کہ وہ کیا کرے، اس کمرے میں رہے یا یہاں سے نکل جائے، مگر وہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی؟ وہ جہاں بھی جائے گی اس کے ساتھ یہی مصیبت پیش آئے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی کمرے میں رہے گی۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس جرمن افسر کو باہر نکال کر کرے گی۔ اتنے میں نوکر کافی لے آیا۔ جرمن فوجی افسر بھی غسل خانے میں سونے کا لباس پہن کر باہر آ چکا تھا۔ ملازم چلا گیا۔ جرمن افسر کافی پینے لگا۔ پھر اس نے ٹیلی فون کرنا شروع کر دیا۔ جرمن زبان میں وہ کسی فوجی سے کہہ رہا تھا، پیرس پر مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ کل تک ہماری بہادر فوجیں سارے فرانس پر اپنا قدم جما لیں گی۔ ہم نے فرانس کے تمام محب وطن لوگوں کو قتل کر دیا ہے یا جیلوں میں ٹھونس دیا ہے۔ کسی نے دوسری طرف سے کہا، جو فرانسیسی عورت ہمارے پاس قید ہے اس کا کیا کرے؟ جرمن افسر نے کہکا لگا کر کہا، اسے گولی مار دو۔ فون بند کر کے جرمن افسر گرم گرم بستر میں آ کر لیٹ گیا۔ ماریا چپ چاپ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کرے، وہ کہاں سوئے گی؟ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیلی فون نیچے گرا دیا۔ جرمن فوجی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے پستول نکال لیا۔ کون ہے؟ ماریا نے دروازہ بند کر دیا۔ جرمن افسر بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پستول تان لیا۔ کون ہے کمرے میں؟ جواب دو، نہیں تو میں گولی چلا دوں گا۔ ماریا نے گہری آواز بنا کر کہا، میں اس عورت کی روح ہوں جس کو ابھی ابھی تمہارے حکم سے گولی مار دی گئی ہے۔ جرمن افسر ڈر گیا۔ تم؟ ہاں میں اسی عورت کی روح ہوں، میں مر چکی ہوں۔ ابھی تم نے فون پر ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے گولی مار دو، انہوں نے مجھے گولی مار دی ہے، میں اس مردہ عورت کی روح ہوں۔ جرمن افسر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر موم بتی کی مدھم روشنی میں کمرے میں دیکھنے لگا۔ اسے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اب کپ کپانے لگا تھا۔ ماریا نے محسوس کیا کہ انسان چاہے کتنی ترقی کر جائے مگر وہ روحوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے انسان ڈرا کرتے تھے۔ جرمن افسر نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ ماریا نے کہا، میں تم سے انتقام لینے آئی ہوں، میں تمہیں ہلاک کرنے آئی ہوں۔ میرے ہاتھ میں پستول ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس پستول میں 5 گولیاں بھری ہیں۔ میں یہ 5 گولیاں تمہاری کھوپڑی میں مار دوں گی تاکہ تمہیں ہزاروں بے گناہ کے قتل کی سزا مل سکے۔ اب تو جرمن افسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے گگیاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو اے روح، مجھے معاف کر دو۔ اب میں کسی عورت پر ظلم نہیں کروں گا۔ ماریا نے سوچا اگر اس نے جرمن آفیسر کو ہلاک کر دیا تو لاش ٹھکانے لگانے کی مصیبت پڑ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اسے یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اس نے کہا، چلو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن ابھی اسی وقت یہاں سے سامان اٹھا کر بھاگ جاؤ اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ جرمن افسر تو خوشی سے پاگل ہو گیا، جلدی سے بولا، ابھی بھاگ جاتا ہوں، ابھی بھاگ جاتا ہوں۔ اور جرمن افسر تیزی سے اپنا سارا سامان اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ نیچے جا کر اس نے کاؤنٹر کلرک سے کہا، اس کمرے میں بھوت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ جرمن افسر باہر نکل گیا۔ کاؤنٹر کلرک حیران ہو کر ملازم لڑکے کا منہ تکنے لگا۔ ذرا اوپر جا کر دیکھو تو صحیح کمرے میں کون سا بھوت آ گیا ہے۔ ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا، تم جا کر دیکھو، میں نہیں جاؤں گا۔
काउंटर क्लर्क ने मालिक से बात की। दोनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते ऊपर मारिया के कमरे में आए। मारिया ने मोमबत्ती को बुझाया नहीं था। वो खामखा वहां ड्रामा भी नहीं करना चाहती थी। वो बिस्तर पर से उठकर कोने में जा खड़ी हुई। मालिक और मुलाजिम दबे पांव अंदर आ गए। उन्होंने कांपते कांपते इधर उधर देखा, कमरा खाली पड़ा था। मालिक ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, कौन कहता है यहाँ भूत है? इस जर्मन अफसर का दिमाग खराब हो गया था। देखो कमरा खाली पड़ा है, चलो बिस्तर ठीक करो और कमरे में ताला डाल दो। मालिक बाहर निकल गया। मुलाजिम लड़का डरते डरते पलंग के पास आया और बिस्तर ठीक करके जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर जाते उसने दरवाज़ा बंद करके ताला डाल दिया। ये बड़ी मुसीबत थी जो उस कमबख्त ने बाहर से ताला लगा दिया था, मगर मारिया ने कुछ ना किया और बिस्तर में घुसकर लिहाफ ऊपर लेकर सो गई। सारी रात वो बड़े आराम से सोई रही। सुबह उसकी आंख खुली तो खिड़की से धूप अंदर कमरे में आ रही थी। वो बड़ी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। मोमबत्ती रात मुलाजिम ने नहीं बुझाई थी, वो सारी पिघलकर बुझ चुकी थी। मारिया ने उठकर गर्म पानी से गुस्ल किया, कपड़े तब्दील करके सोचने लगी कि यहाँ से नीचे कैसे जाए। वो दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करना मुनासिब ख्याल न किया। सोचने लगी कि कमरे से किस तरह बाहर निकला जाए कि ताला भी दरवाजे पर पड़ा रहे और वापस आकर आराम भी कर सके। उसने खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। नीचे काफ़ी गहराई थी। वो गुस्लखाने में आ गई। यहाँ खिड़की में से नीचे झांका तो क्या देखती है कि नीचे एक स्याह रंग की लोहे की पतली सी सीढ़ी चली जा रही है। मारिया बड़ी खुश हुई। होटल का मुलाजिम उस खिड़की को बंद करना भूल गया था। मारिया बड़े आराम से सीढ़ी उतरकर बाहर बाजार में आ गई। सड़क पर काफ़ी रौनक थी। लोग अपने अपने काम काज को चले जा रहे थे। मारिया उन लोगों में नाक और अंबर की शक्लें तलाश कर रही थी। उसने देखा कि एक जगह कुछ भीड़ सी लगी है। मारिया वहां आ गई। 2 जर्मन सिपाही एक नौजवान लड़के को पकड़े हुए थे। उन्होंने लड़के को मारा भी था। लड़के के माथे से खून बह रहा था। लोग चुपचाप ये मंजर देख रहे थे। जर्मन फौजी लड़के को घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि लड़का जासूस है और जर्मनों के खिलाफ फ्रांस के गोरीलों को असला सप्लाई करता है। लोगों की हमदर्दियाँ उस लड़के के साथ थी, मगर वो मजबूर थे। लड़के की कोई मदद न कर सकते थे। मारिया को उस बात का एहसास था कि जर्मनों ने ज़बरदस्ती फ्रांस पर कब्जा करके वहाँ लोगों को बेतहाशा कत्ल किया है, लेकिन फ्रांस के लोग बेबस हो चुके हैं। मारिया ने लड़के की मदद करने का फैसला कर लिया। वो मौका देखकर आगे बढ़ी। उसने एक जर्मन सिपाही की बंदूक खींचकर छीन ली। जर्मन सिपाही ने घूमकर देखा कि उसकी बंदूक किसने छीनी है। बंदूक मारिया के हाथ में आते ही गायब हो चुकी थी। वो भनचक्का सा होकर लोगों को तकने लगा। किसने मेरी बंदूक छीनी है, जल्दी बताओ। दूसरे जर्मन सिपाही ने यह सब कुछ देखा तो गोली चला दी। गोली एक औरत को लगी जो वहीं ढेर हो गई। मारिया को सख्त तैश आ गया। उसने बंदूक की नाली ऊपर उठाई और जर्मन सिपाही का निशाना बांधकर बंदूक चला दी। धाएं की आवाज़ के साथ जर्मन सिपाही ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे सिपाही ने भी पिस्तौल निकाल लिया। अभी वो पिस्तौल चलाने ही लगा था कि मारिया ने दूसरी गोली चलाकर उस जर्मन को भी मौत की आगोश में पहुंचा दिया। ये जो कुछ भी हुआ किसी की समझ में नहीं आ रहा था। लोग दम बखुद 3 लाशों को देख रहे थे। लड़के ने मौका गनीमत जाना और सामने वाले मकान में घुस गया। दूसरे लोग भी वहां से भाग गए। मारिया भी उसी मकान में आ गई। मारिया उस लड़के की मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उस लड़के के जरिए उसे फ्रांसीसी गोरीला लोगों का पता चले और उनकी मदद करे, ताकि वो अपने वतन से हमला आवर दुश्मन को बाहर निकाल सकें। लड़के को उस मकान में रहने वालों ने जल्दी से छुपा लिया था। एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर से खून के धब्बे साफ कर रही थी। ये उस खून के धब्बे थे जो लड़के के माथे से गिरा था। मारिया ने देखा कि एक उधेड़ उम्र आदमी खिड़की के साथ छुप कर खड़ा बाहर देख रहा था। मारिया दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ एक छोटे कमरे को दरवाज़ा जाता था जो बंद था और जिस पर ताला पड़ा था। मारिया समझ गई कि उन्होंने लड़के को उसी कमरे में छुपाया है। वो भी कमरे से बाहर निकल रही थी कि नीचे शोर मच गया। बूढ़ी औरत तेजी से खून के धब्बे साफ करने लगी। खिड़की के साथ खड़े मर्द ने घबराकर कहा, जर्मन सिपाही इधर आ रहे हैं। मर्द घबराकर पिछले कमरे में गया। बूढ़ी औरत ने उठकर कपड़े दुरुस्त किए और कढ़ाई का काम लेकर कुर्सी पर यूं बैठ गई जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। इतने में धड़ाधड़ करते 4 जर्मन सिपाही टॉमी गन्ने और बंदूकें ताने हर शय को ठोकर से इधर उधर गिराते कमरे में आ गए। उन्होंने आते ही बूढ़ी औरत के कंधे पर बंदूक का दस्ता जोर से मारा। औरत जमीन पर गिर पड़ी। जर्मन सिपाही गरजा, कहाँ है वो लड़का जिसने हमारे 2 सिपाहियों को हलाक कर दिया है? बूढ़ी औरत ने थरथराई हुई आवाज़ में कहा, यहाँ तो कोई लड़का नहीं है। जर्मन सिपाही ने बंदूक का फायर दाग दिया। गोली औरत की खोपड़ी उड़ाती गुजर गई। औरत ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। दूसरे सिपाही दूसरे कमरे में आके यहाँ वही मर्द खड़ा था जिन्होंने उससे भी लड़के के बारे में पूछा। उस उधेड़ उम्र ने कहा, वो आया था मगर इस खिड़की से भाग गया। हमें नहीं मालूम कि वो कौन था और किधर गया। जर्मन सिपाहियों ने उधेड़ उम्र मर्द के गले में रस्सी डालकर कसनी शुरू कर दी। मर्द की आंखें उबल पड़ी। ख़त्म कर दो इसे भी। इससे पहले कि सिपाही उस उधेड़ उम्र मर्द पर गोली चलाते, मारिया ने गोली चला दी। एक जर्मन सिपाही उछलकर गिरा और मर गया। दूसरी गोली मारिया ने दूसरे सिपाही पर चला दी। वो भी गिरकर फर्श पर तड़पने लगा। दोनों जर्मन सिपाही घबराकर कमरे में इधर उधर तकने लगे। मारिया ने एक और फायर करके तीसरे सिपाही को भी हलाक कर दिया। चौथा जर्मन सिपाही भागने वाला था कि चौथी गोली ने उसे भी खत्म कर दिया। उस कमरे में अब सिर्फ एक ही हैरानो परेशान शख्स खड़ा था और वो था उधेड़ उम्र फ्रांसीसी। वो दम बखुद था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोलियां किधर से आई थी जिन्होंने 4 जर्मन सिपाहियों को ढेर कर दिया था। अब मारिया ने उसके साथ खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। उसने संजीदा आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ तुम मुहिब वतन गोरीला हो और तुमने ही इस लड़के को छुपाया है।
मेरी आवाज़ पर हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए इतना कह देना ही काफ़ी है कि मैं तुम लोगों की हमदर्द हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यही समझ लो कि मैं एक रूह हूँ जिसे आसमान से तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। क्या अब भी तुम मुझसे डरोगे? उधेड़ उम्र आदमी खामोश था। मारिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब हैरान होना छोड़कर मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम मुहिब वतन गोरीला हो? उधेड़ उम्र ने कहा, हाँ। मारिया बोली, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी बात गौर से सुनो। जिस लड़के को तुमने पनाह दी है उसको जर्मन सिपाहियों से मैंने ही बचाया था। सड़क पर मैंने ही दोनों जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ ताकि हम फ्रांस की सरजमीन से दुश्मन को निकाल बाहर करें। मैं तुम्हारी बड़ी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी को नज़र नहीं आती। अब तुम ये बताओ कि लड़का कहाँ है ताकि उसे किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दिया जाए। वैसे भी मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे दूसरे गोरीला लोगों से मिलाओ। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बीवी को इन जालिमों ने मार दिया। मैं उसे बचा ना सकी, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन ख़तरा इस मकान पर मंडरा रहा है। तुम को लड़के को लेकर साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। जर्मन उस मकान को बम मारकर उड़ा देंगे। उधेड़ उम्र मर्द ने कहा, है मुकद्दस रूह, तुम्हारी मदद का शुक्रिया। मैं अपने वतन पर अपने बच्चों को भी कुर्बान कर सकता हूँ। एक बीवी तो क्या, अगर मेरी 10 बीवियाँ होती तो मैं उन्हें भी कुर्बान कर देता। फिर उसने सीटी बजाई। पिछले कमरे से वही लड़का सामने आ गया। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। उधेड़ उम्र मर्द ने उसे कहा, शार्ल, इस वक्त हमारे साथ इस कमरे में मुकद्दस रूह भी मौजूद है। लड़का बौखला सा गया। मारिया ने कहा, शार्ल, घबराओ नहीं, मैं एक नेक रूह हूँ और तुम लोगों के साथ मिलकर जर्मनों को फ्रांस से निकालने आई हूँ। मेरा नाम मारिया है। मैंने ही तुम्हारे जर्मनों से तुम्हें बचाया है। इस वक्त दोनों उस मकान से निकलकर पिछली तरफ सड़क पर आ गए। मारिया भी उनके साथ थी। मर्द ने कहा, मारिया बहन, यहाँ से हम एक ट्रक में सवार होकर भागेंगे, तुम भी हमारे साथ सवार हो जाना। ठीक है, मारिया ने कहा। मर्द शाल को लेकर एक गली में घुस गया। कोने पर एक ट्रक खड़ा था। मर्द ने ड्राइवर से बात की, दोनों उसमें सवार हो गए। मारिया भी जल्दी से सवार हो गई। ट्रक बड़ी तेजी से पेरिस के बाजारों में सफ़र करता एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो दरियाए सेन के दूसरे किनारे पर था। यहाँ बड़ी गुंजान आबादी थी। ट्रक एक जगह रुक गया। मर्द ने शाल को साथ लिया और कहा, बहन मारिया, तुम हमारे साथ हो ना? हाँ, तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ ही रहना। वो दोनों गलियों गलियों होते एक मकान की जोड़ी में दाखिल हो गए। अंदर एक कमरा था। फर्श लकड़ी का था। मर्द ने एक जगह से लकड़ी का टुकड़ा उठाया। नीचे सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ उतर गई। नीचे तक खाना आ गया। यहाँ एक औरत और एक मर्द बैठे कुछ लिख रहे थे। शाल और मर्द को देखकर वो बड़े खुश हुए। मर्द ने कहा, दोस्तों, हम बचकर निकल आए। मारिया ने उस उधेड़ उम्र मर्द और शाल को खबरदार कर दिया था कि उसके बारे में किसी तीसरे आदमी को बिल्कुल न बताया जाए। वो मर्द खामोश रहा। मारिया के मुतालिक उसने दोनों को कुछ न बताया। एक गोरीला बोला, आज रात जर्मन हेडक्वार्टर पर बम फेंकना होगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इसी कहानी के अगले हिस्से पर पहुंच जाइए ताकि आप इस मज़ेदार कहानी का लुत्फ़ उठा सकें। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।